जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग वैदिक पीरियड जानने वाले कि वैदिक पीरियड कैसा था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू कि उससे पहले क्या क्या था और उसके बाद क्या क्या और होगा। तो सबसे पहले काला विधि का विभाजन, काल विभाजन। एशियंट हिस्ट्री में हम लोग काल का विभाजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हम लोग का है वैदिक पीरियड, वैदिक काल। ये हम लोग का पहले वैदिक काल। और वैदिक काल में भी दो भाग होते हैं। वैदिक काल में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग वैदिक काल। उसके बाद दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ये कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ये क्या उत्तर वैदिक काल। तो ये थोड़ा सा इधर कर दो, इसको मिटा दो। ये उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कहाँ था? फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब 600 ईसा पूर्व के बाद क्या आया? मौर्य काल। मौर्य काल, अशोक सम्राट और क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य काल। उसके बाद मौर्य काल में भी हम लोग का दो भाग हो जाएगा, उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल। यहाँ हम लोग जानेंगे पहले मौर्य काल से पहले क्या था, फिर मौर्य काल के बाद क्या था। ये 6th सेंचुरी में था, 6th सेंचुरी मौर्य काल। और उसके बाद हम लोग का मौर्य काल के बाद क्या आ जाएगा? देखो, मौर्य काल पहले हम लोग वैदिक काल देखेंगे। बोर्ड पर जगह नहीं तो मैं मौर्य काल को इरेज करूँगा। उसके बाद मौर्य काल को इरेज करने के बाद ही लिखूँगा आगे वाला। तो मौर्य काल के बाद हम लोग का गुप्त काल आएगा। ठीक है, तो मौर्य काल तक हो गया, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मौर्य काल के बाद क्या हो जाएगा? गुप्ता काल। गुप्ता काल। अब गुप्ता काल में भी दो भाग आएंगे हम लोग को। एक राजपूत वाला, इसमें लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, राजपूत काल। और स्लैश एक गुप्ता काल में एक आएगा भूपोत्तर, क्या था काल। तो ये हम लोग का काल विभाजन है। मोटा मोटी काल इस तरह से हम लोग विभाजन करके काल को देखेंगे कि पहले तो हम लोग चलो शुरू करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थी, तो इसको इरेज कर। वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तो हम लोग देखें वैदिक काल में कौन दो भाग थे, कौन कौन से थे? एगो ऋग्वेद और एगो उत्तर वेद। उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। तो इसमें हम लोग को दो ठो होंगे। पहले होगा तुम्हारा ऋग्वेदिक काल, दूसरा होगा पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा होगा ये। तो ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 बीसी। तो ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक दो काल में क्यों बांटा गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, ये दो कालों में क्यों बांटा गया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है इन दोनों में? तो पहला अंतर इसमें है कि ऋग्वेद में आदिवासी समाज था। क्या क्या कौन सा समाज था? आदिवासी।
आदिवासी समाज, या फिर तुम इसको कह सकते हो क्या बोलते, कबीला। मैं एक ही लिखता हूँ, तुमको अगर लिखना हो तो लिख सकते कबीला। लोग कबीलों में रहते थे। और हॉलीवुड की वो सब फिल्में नहीं आती थी क्या, एक फिल्म का नाम था कंगुआ। कंगुआ में कैसा कबीला कबीला में लोग थे और कबीला में आपस में लड़ते थे। कंगुआ फिल्म में था जो सूर्या वाला था, उसमें कैसे कबीला था, वो इसी तरह का कबीला कबीला वाला समाज था। और ये सामंतवादी व्यवस्था था। और कैसा समाज था, सामंतवादी। और समाज सामंतवादी। और धर्म यहाँ पर कौन सा वाला था, धर्म कौन सा वाला था, सनातनी। तो ये हम लोग का था, सामंतवादी था और सनातनी था। तो ये हम लोग का कौन सा था, ऋग्वेद काल, ये ऋग्वेद काल। और इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या फ़र्क पड़ गया इसके बाद, उत्तर वैदिक काल में क्या फ़र्क पड़ गया इसके बाद, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ पता है। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय मतलब राजा, यहाँ पर एक राजा आ गया, क्षेत्रीय। अच्छा से और लिखे तो इसको क्षेत्रीय समाज, क्षेत्रीय समाज, एक क्षेत्र में लोग बसने लगे। अब क्षेत्रीय समाज, तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि लोग क्षेत्र में बसने क्यों लगे। यहाँ पर लोग आदिवासी समाज और कबीला में था, मज़ा से जी रहे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर जंगल वंगल घूमते रहते थे और शिकार करके आराम से खाते। तो फिर एक जगह बसने क्यों लगे अचानक, हुआ क्या, 1000 ईस्वी तक ये, 1000 के बाद ये चालू होता है, 1000 से 600 तक। तो 1000 ईस्वी तक जब ये था तो 1000 इसका अंत होता है, ऋग्वेद का अंत होते होते लोह की खोज होती है, माना जाता है लोह की खोज होती है। लोहा का इस्तेमाल हो सकता है पहले भी किया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं हम लोग लोहा की खोज कब हुई, अब 1000 ईस्वी यहाँ पर। तो यहाँ पर लोहा की खोज हो जाती है। तो लोहा की खोज होने के बाद लोग लोहे के हथियार बनाते। और खेती करने के लिए जब हम लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ पर जो हल है, ट्रैक्टर का हल देखा हो या वो भी हल देखा हो, तो ज़मीन के बहुत नीचे आता है और ज़मीन वो बहुत मजबूत होती है। तो उस ज़मीन को जोतने के लिए बहुत मजबूत हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर मजबूत हथियार चाहिए, तो बिना लोहे के ये संभव था नहीं, क्योंकि अगर तांबा का लगाओ तो वो वहीं पर टूट के रह जाएगा, तांबा थोड़ी जोत पाएगा। चांदी सोना किसी का भी तुम जोतने के लिए लगाओगे तो वो टूट के वहीं रह जाएगा, निकलबो नहीं करेगा। उसके लिए चाहिए मजबूत चीज़, तो वो मजबूत चीज़ क्या था, लोहा। तो लोहा मिला तो इन लोगों ने क्या किया, खेती करना चालू किया। खेती हो सकता है पहले भी होता, तो पहले जो औजार थे खेती के लिए उतने उपयोगी नहीं थे क्योंकि लोहा नहीं था। तो छोटे पैमाने पर कुछ लोग खेती करते होंगे, लेकिन जब लोहा आया तो खेती का पैमाना बहुत बढ़ गया। उसके बाद लोगों के पास इतना धन आया कि लोगों के पास खा पी के भी बच जाने लगा। लोगों के पास इतना अनाज आया कि खा पी कर भी बच जाने लगा। तो बच गया तो क्या करेंगे, लोग बेचेंगे। तो बेचने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो वो व्यवस्था था क्या कि क्या बोलता, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बेच रहा था और जब बेचने लगा, पचने लगा, तो उसको राजा को भी चुकाना होगा। तो राजा भी मतलब राजा तब आया क्योंकि सेना रखने के लिए सेना को पैसा देना होगा, पैसा देना है सेना को, तो पैसा देने के लिए तुम्हारे पास होना भी चाहिए। तो उस समय पैसा नहीं था तो अनाज था। क्या होता था, इसके सब खेती करने लगे। तो खेती करने के बाद उनके पास अनाज आया और वो अनाज कुछ बदली करने के बाद भी बच गया। तो कुछ लोगों ने कहा मैं राजा हूँ, खुद घोषित कर दिया। लोग राजा चुन लिए कि हम लोग पर है, और उसके बाद वो उसको कर देते थे। जैसे फ्रांस में था ना, 1/10वां हिस्सा देना पड़ता था, वैसा यहाँ पर भी कुछ हिस्सा देना पड़ता होगा राजा को। वही वो सैनिकों में बांटते थे और इसीलिए लोग सैनिकों के पास जाते। कुछ लोग को इच्छा हुआ ना हम खेती नहीं करेंगे तो वो सैनिक बन जाते हैं और खाना तो उनको मिल ही जाता वहाँ पर। तो इसी तरह से सैनिक व्यवस्था चलने लगा। तो लोग बसने इसलिए लगे क्योंकि उनको खेती करना था। खेती करने के लिए बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता, इसलिए लोग बसने लगे। अब जब लोग राजा के जैसा आ गया तो फिर यहाँ पर कुछ लोगों को क्या होगा, विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग को विशेष अधिकार हो गया कि उन लोग के पास विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग भी आ गया। और यहाँ पर रिलीजन कैसा हो गया, यहाँ पर था सनातन, और यहाँ पर रिलीजन कैसा हो गया, ब्राह्मणवादी। यहाँ पर अब ब्राह्मण भी हो गए।
कोई पूजा पाठ करा के अपना जीवन व्यापन करने वाले अनाज ब्राह्मणवादी। तो यहाँ पर लोग ब्राह्मणवादी हो गए। ऋग्वेद में ये था। अब हम लोग ऋग्वेद का इकोनॉमी देखते हैं, किसका इकोनॉमी कैसा था। तो तुम लोग सोचो और हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक। ऋग्वेद के आखिर इकोनॉमी कैसा था और उत्तरवेद में इकोनॉमी में क्या अंतर पड़ गया। जब खेती होने लगा तो इकोनॉमी में क्या अंतर पड़ गया। तो ऋग्वेद का इकोनॉमी व्यवस्था और यहाँ पर एक और क्या था, उत्तर वैदिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था। तो जब लोग खेती करने लगे तो पहला यहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं। ऋग्वेद में क्या कर रहे हैं लोग, खेती करें। तो अर्थव्यवस्था कैसे होगी, प्राकृतिक या प्राकृतिक अर्थव्यवस्था। मतलब लोग नहीं, प्राकृतिक यहाँ खेती यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर लोग शिकार कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से वो प्राकृतिक पर निर्भर है, इसलिए प्राकृतिक। यहाँ पर लोग शिकार कर रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। ऋग्वेद में लोग शिकार कर रहे हैं, तो यहाँ लोग शिकार कर रहे हैं, तो ये पूरा प्राकृतिक पर निर्भर होगा। क्योंकि लोग शिकार कर रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो या क्या है, प्राकृतिक पर निर्भर है। पशुपालन, लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं। जैसे बकला पाल लिया हो, बकरा पाल लिया और बकरी पाली, जैसे बकरा हो गया, गाय पाल लिया, गाय से दूध हो गया। अभी तक तो यहाँ पर प्राकृतिक पर निर्भर है, पशुपालन कर रहे लोग। और यहाँ पर क्या आ गया, कृषि। यहाँ पर लोग खेती करने लगे बहुत अधिक रूप से। तो लोग जब प्राकृतिक पर निर्भर हैं, जंगल में घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो और शिकार करने के बाद गाय भी पाए, थोड़ा दूध भी। तो ये तो समय पर जब गाय का बछड़ा होगा तभी वो दूध देगी। और वैसे तो है नहीं कि हम जब चाहे तब निकाल लें। और उसके बाद जंगल में अगर घूम रहे तो जंगल में जा रहे हैं तो शिकार कर रहे हैं, तो हमको हो सकता है किसी एक जंगल में गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक कबीला पूरा जा रहा है, तो कबीला सबका पेट नहीं भर सकता, हो सकता कम मिले। तो जो वहाँ पर ताकतवर लोग हैं वो खा लेते होंगे, और जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा भूखे रहते होंगे। तो यहाँ पर सबको मिलना थोड़ा मुमकिन नहीं था। लेकिन जब यह कृषि अर्थव्यवस्था आया तो ये पूरा बदलाव आ गया। क्योंकि लोग यहाँ पर खेती कर, पशुपालन तो यहाँ पर भी कर ही रहे थे लोग। पशुपालन तो छोड़ा नहीं, क्योंकि जब हम लोग पशु पाल रहे हैं तो उसी से जो पशु पाल रहे तो उसी से खेती में इस्तेमाल कर रहे। बैल है तो हल जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल। उस ज़माने में ट्रैक्टर तो होता नहीं था कि ले चले गए शोरूम, निकाल लिए होंडा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। तो ट्रैक्टर तो था नहीं। तो यहाँ पर पशु यहाँ पर भी पाल लेते लोग, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग लिखे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पशुपालन पर लोग निर्भर थे, यहाँ पर कृषि पर। और उसके बाद क्या हुआ, पशुपालन, एग्रीकल्चर, कृषि। उसके बाद यहाँ पर सबसे लोहे का ज्ञान नहीं। लोहा तो प्रकृति में हमेशा है ही, लोहे का ज्ञान नहीं। तो लोहा तो है ही, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं है यहाँ के लोगों को। और यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान है, इसीलिए वो लोग खेती कर पा रहे। क्योंकि अगर मान लो सोना का हल बना लिया और सोना का हल जब जोतेगा तब हवा टूट के वहीं रह जाएगा, समझा। तो यहाँ पर लोग लोहे की क्रांति 1000 ईस्वी में, तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान था। तो तो यहाँ पर लोग खेती कर पा रहे थे। तो
तो 1000 ईस्वी में लोहे का खोज कहाँ पर हुआ था, ये भी लिख ही लो। कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक। और कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कर्नाटक में कहाँ पर, धार, कहाँ पर, धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ कर्नाटक में 1000 ईस्वी में लोहे की खोज, मतलब लोहे का ज्ञान लोगों का है कि लोहे का इस्तेमाल हम लोग खेती में क्यों नहीं करते। हो सकता है 1000 ईस्वी से पहले के बाद भी किसी कोई ने लोहा खोज के निकाला, उसके पास है लोहा तो मजबूत है, गलाया होगा, मजबूत होगा, लेकिन फिर भी लोग दिमाग आया 1000 ईस्वी कि इसका खेती में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। अगर हर इसका बनाए तो ये ज़्यादा मजबूत है। अगर हम लोग तांबा का बनाते हैं, टीन का बनाते तो वो टूट के वहीं रह जाता, निकल वो नहीं करता, लेकिन इसका तो बहुत मजबूत है तो इससे खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटक में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोहे का ज्ञान आया और लोगों ने लोहे में खेती चालू कर दी। अब तीसरा क्या था, व्यापार और वाणिज्य। यहाँ पर था बड़े स्तर में व्यापार, बड़े स्तर में व्यापार का अभाव, बड़े स्तर में व्यापार का अभाव। अब ये क्यों था बड़े स्तर में व्यापार का अभाव, यहाँ पर क्यों था बड़े स्तर में व्यापार का अभाव, क्योंकि लोग पशुपालन पर निर्भर थे और जंगल जंगल घूम के खेती करते। तो छोटे मोटे स्तर पर तो होता था कि यहाँ के इस जंगल में घूम रहे तो यहाँ की चीज़ें वो उठा लिए और कहीं और जाकर उन लोगों को दिए और वहाँ की चीज़ें वो ले लिए। तो छोटे मोटे स्तर पर तो हो ही रहा था। और आपस में भी मान लो मेरे पास बकरे का मांस है, तुम्हारे पास कोई और चीज़ का मांस है, तो तुम ये ले लो बकरे का मांस, मुझे दे दो। मान लो मुर्गा है उसके पास, इसके पास बकरा है, इसको मुर्गा खाना, तो वो चेंज छोटा मोटा होता था, लेकिन बड़े स्तर पर व्यापार नहीं होता था क्योंकि लोगों के पास इतना था ही नहीं। तो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ज़रूरत ही नहीं था, लोगों के पास था ही नहीं इतना कि वो व्यापार करे। तो यहाँ पर उतना बड़े स्तर पर व्यापार का अभाव, बड़े स्तर पर व्यापार हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब लोग खेती करने लगे तो उसके पास था, बहुत हो गया। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर व्यापार का, ये बड़े स्तर पर व्यापार चालू हुआ यहाँ पर। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर में व्यापार चालू हुआ क्योंकि लोगों के पास खा पी कर भी बहुत बच जाता। तो लोगों को मान लो मेरे पास ये बच गया, मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं ये अनाज में चावल की खेती की, मैं बहुत सारा चावल हुआ, मेरे बहुत सारा धान हुआ, बहुत सारा धान मेरे पास बच गया और मैंने खा पी कर भी बहुत सारा धान मेरे पास बच जा रहा है। तो मैं उस बचे हुए धान को किसी और को देकर मैं गेहूँ ले सकता हूँ और कुछ और ले सकता हूँ। तो यहाँ पर बढ़ हुआ ट्रेड्स एंड कॉमर्स का बड़े स्तर पर व्यापार चालू हुआ, कब, उत्तर वैदिक पीरियड में। और यहाँ पर नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों के पास बच ही नहीं रहा था उतना। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि व्यापार हो किससे रहा था। तो इसको मैं इरेज करता हूँ कि जहाँ तो इतना ही है। तो व्यापार हो रहा था विनिमय, विनिमय प्रणाली से व्यापार हो रहा था। किस प्रणाली से हो रहा था, केवल वस्तुओं का, केवल वस्तु। और यहाँ पर तेरा चालू हो गया, यहाँ पर क्या चालू हो गया, मुद्रा, क्योंकि विनिमय प्रणाली से बड़े स्तर पर व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर मुद्रा चालू हो गई। अब मुद्रा में कीमती वस्तुएं, इनकी मुद्राएं बनाने लगी। क्या, कीमती वस्तुओं की मुद्राएं बनाई, कीमती धातुओं की, जैसे हो गया तेरा सोना चांदी, ये सब की मुद्राएं बनने लगी।
कीमती धातुओं की मुद्राएं बन रही, जिसमें तुम लिख सकता है एग्जाम्पल के, क्या हो जाएगा तेरा पहला एक एग्जाम्पल, निक्का, और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा, इसको एक नाम से और बोलते हैं निस्का, और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा तेरा, सतमान, इनका, इन सब से होता था। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, वस्तुओं का, केवल वस्तु, मान लो मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तुम्हारे पास चावल है, तो मैं इतना चावल तुम्हें दे देता हूँ और गेहूं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ वस्तु विनिमय था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक तरह से मुद्रा पर कीमती वस्तु, जैसे निष्का है, सतमान है, वो फिल्मों में नहीं देखते हो, जैसे मोहनजोदारो फिल्म, कौड़िया, मान का कुछ कुछ वस्तुओं को यहाँ पर चालू कर के लिए, क्योंकि मान लो तो मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास चावल है, तो मुझे उस आदमी को जीना ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है, और उसके पास जिसके पास गेहूं है, क्योंकि मुझे गेहूं चाहिए, तो चावल की ज़रूरत है, उसको चावल की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह अगर बड़े स्तर पर इस तरह व्यापार नहीं किया जा सकता, बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे मुझे आदमी ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इससे ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगेगा मुझे। जो पहले छोटे लोग कबीले में रहते थे तो आराम से मिल जाते थे, अब लोग राज्य में रहने के लिए पूरा बड़ा शहर बनाने लगे, तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो लोगों ने ये मुद्रा प्रणाली कीमती वस्तुओं से चालू की, निष्का शतमान से। तो इसमें क्या करता था कि मेरे पास मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे गेहूँ चाहिए, मुझे चावल बेचना, तो चावल बेच के मैं एक कोड़िया ले लिया, और जिसके पास मैं उसको ढूंढूंगा जिसके पास गेहूँ है, और एक कोड़िया देकर ले लूँगा, उसे ज़रूरत नहीं भी होगी चावल की, तो भी मेरे पास आ गया उससे, तो समझा। तो बहुत आसान तरीके से व्यापार में बहुत मदद मिलने लगी और व्यापार बढ़ने लगा इस तरह। और इसके बाद अर्थव्यवस्था कब कैसी थी, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ जीवन चलाने के लिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था सिर्फ जीवन चलाने के लिए था, क्योंकि लोग जंगलों में रहते थे, तो किसी तरह मेरा जीवन बीत जाए, तो वे बस मतलब जीवन बीत जाए उतना ही लोग जाते आते थे कि मेरा जीवन बीत जाए बस। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करने लगे, यहाँ पर लोग व्यवस्था जटिल हो गई, यहाँ का अर्थव्यवस्था जटिल हो गई, अर्थव्यवस्था जटिल हो गई। और जटिल क्यों हो गए, क्योंकि व्यापार आ गया, राज्य का अर्थव्यवस्था आ गया, उत्पाद बढ़ने लगा, उन्नति होने लगी, इसलिए जटिल हो गई। उत्पाद बढ़ा, लोग चावल की खेती कर रहे हैं, तो अब पहले थोड़े पैमाने पर हो रहा था, अब ज़्यादा बढ़ने लगा, चावल की उत्पाद बढ़ने लगा, और उसके बाद उन्नति होने लगी, इसलिए लोगों की जो थी उत्पाद बढ़ने लगा, उन्नति होने लगी, इस वजह से अर्थव्यवस्था जटिल हो गई, क्योंकि उत्पाद बढ़ गया तो उसको बेचने के लिए मुझे मुद्रा वगैरह, मतलब बेचने के लिए जगह चाहिए, यानी यहाँ पर बेचने के लिए नहीं, सिर्फ जीवन चलाने के लिए कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये दोनों अंतर था। तो ये ऋग्वेद और उत्तरवेद में अंतर हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते, तुम लोगों को समझ में आया, बताओ कमेंट में किस किस को समझ में आया। कमेंट में बताओ किस किस को समझ में आया, कितना समझ में आया।